हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी 6th सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट फर्स्ट के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी और पेपर सेकंड का नाम है इकोलॉजी, एथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। इन क्वेश्चन के साथ साथ आप अपने मॉडल के सारे क्वेश्चन पढ़ लेना, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम, जितनी भी यूनिवर्सिटी ने अब तक एग्ज़ाम करवाए हैं, बहुत कम क्वेश्चन ही मॉडल से फंसे हैं, वरना सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरी से निकाले गए हैं। ठीक है, तो बेटर यही है कि कुछ थ्योरी पढ़ो। जोन सा भी आपके पास मॉडल पेपर है, चाहे दिनेश का हो, कृष्ण का हो, एक क्वेश्चन मत छोड़ो, पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा देता हूँ यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है सिन इकोलॉजी क्या है। बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिन इकोलॉजी क्या है। चलिए साहब देख लेते हैं। व्यक्तिगत जीवों का अध्ययन है, आबादी का अध्ययन है, समुदाय का अध्ययन है, या फिर पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन है। क्या लग रहा है आपको सिन इकोलॉजी? अब सोच तो यार ये रहे होगे कि भाई इसका आंसर पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन होना चाहिए, लेकिन ये क्या लगा पड़ा है, सिन इकोलॉजी क्या है? तो क्या होता है, ये समुदाय का अध्ययन होता है। क्या होता है? समुदाय का अध्ययन। तो पहले क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक लगाएं कि भाई सिन इकोलॉजी क्या है, समुदायों का अध्ययन होता है ये। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। शब्द अंतरजातीय इंटरेक्शन, ओ माय गॉड, यहाँ तो मैंने लगाया नहीं है। शब्द अंतरजातीय इंटरेक्शन का तात्पर्य निम्नलिखित के बीच होने वाली, ठीक है, अंतरजातीय इंटरेक्शन से है। इसको बोलते हैं अंतरजातीय इंटरेक्शन से। बताओ जरा बेटे, सोचो, क्योंकि पेपर अब निकट है आपका, ज़्यादा दूर बचे नहीं है पेपरों के, तो सिंपल सी बात है, अपना मॉडल पेपर उठाया होगा और पढ़ना शुरू कर दिया होगा। नहीं कर दिया होगा तो ये क्वेश्चन तो आप चुटकियों में बता दोगे, चुटकियों में। बताओ जरा, शब्द अंतरजातीय इंटरेक्शन का तात्पर्य निम्नलिखित के बीच होने वाली अंतरजातीय इंटरेक्शन से है। किससे है? एक ही प्रजाति के जीव से है, विभिन्न प्रजातियों से है, विभिन्न आबादी के जीव से है, या विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र से है। भैया थ्योरी पढ़ लोगे ना, सच कह रहा हूँ, थ्योरी पढ़ लोगे तो कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं जो आपसे ना हो। आप 100% सही आंसर पर टिक लगा होगे। थ्योरी वो चीज़ होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है बी नंबर। बी पे लगाएं आप, विभिन्न प्रजातियों। ठीक है, शब्द जो होता है वो अंतरजातीय इंटरेक्शन, वो विभिन्न प्रजातियों के लिए यूज होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला, बिल्कुल आपकी तरह। अब क्या क्वेश्चन है? अजैविक कारक का उदाहरण है। आपने यार 10th क्लास 12th क्लास में पढ़ा होगा जैविक घटक, अजैविक घटक। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या उसका ऑप्शन होना चाहिए यार कि अजैविक कारक क्या है? बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस्मत अच्छी रहेगी तो पेपर में पक्का फंसने वाला क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये है मेरे पास, अजैविक कारक का उदाहरण है। शिकारी है, तापमान है, शिकार है, अपघटक है। क्या लग रहा है आपको? अरे भैया अपघटक क्या ये अजैविक कारक है? शिकार अजैविक कारक है? शिकारी अजैविक कारक है? नहीं है, ये जैविक कारक होते हैं। हमारे पास क्या है, ये तापमान जो है ना, तापमान, भैया ये कौन सा कारक है हमारा? अजैविक कारक है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी जैव समुदाय में प्रजातियों की विविधता को क्या कहा जाता है? अरे मुझे ना पता क्या कहा जाता है, आप बताओ जरा, आपको पता हो तो। पता है किसी को? है भैया ना पता? तो चलो मैं बताता हूँ, घबराओ मत। किसी जैव समुदाय में प्रजातियों की विविधता को क्या कहा जाता है? मैं तो कुछ भी कह दूँ, मेरा बस चले तो, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं? पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, आनुवांशिक विविधता, और बेटा जैविक विविधता, प्रजाति विविधता। ठीक है, एक ऑप्शन चुन लो अपने दिमाग में, एक ऑप्शन चुन लो अपने माइंड में कि सर ये चीज़ जो है इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर होना चाहिए। और यार कम्युनिटी टैग देख लिया करो, क्योंकि मैं कम्युनिटी टैग डाल रहा हूँ आजकल, और मुझे बताओ जब मैं क्वेश्चन उसमें पूछ रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। चलिए जरा, तो पारिस्थितिक तंत्र विविधता, आनुवांशिक विविधता, जैविक विविधता, प्रजाति विविधता, तो क्या लग रहा है इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? किसी जैव समुदाय में प्रजातियों की विविधता को क्या कहा जाता? तो प्रजातियों की विविधता को समझ गए होगे। प्रजातियों की विविधता को, ऐसे क्वेश्चन का आंसर तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, क्योंकि भैया आप बीएससी 3rd ईयर में हैं। तो प्रजाति विविधता, ओके, प्रजाति विविधता कहा जाता है साहब। हो गया? हो जाएगा, क्यों ना होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास आ गया। किसी जैव समुदाय में जीवित जीवों के कुल द्रव्यमान को कहा जाता है? सामुदायिक बायोमास, ट्रॉफिक संरचना, ऊर्जा पिरामिड, पारिस्थितिकी तंत्र, उत्पादकता। तो क्या कहा जाता है? किसी जैव समुदाय में जीवित जीवों के कुल द्रव्यमान को कहा जाता है। यार कुल द्रव्यमान को कहा जाता है, अरे सर
पेपर में आ गया क्वेश्चन ये वाला, कैसे करके आओगे? एक बार दिमाग से खुद सोचो। किसी जैव समुदाय में जीवित जीवों के कुल द्रव्यमान को कहा जाता है, कुल द्रव्यमान को कहा जाता है तो सामुदायिक बायोमास, ठीक है। जीवित जीवों के कुल द्रव्यमान को कहा जाता है सामुदायिक। अबे जीवित जीवों के कुल द्रव्यमान को समझ गए होगे थोड़ा सा, तो सामुदायिक बायोमास। ऐसे क्वेश्चन के तो आंसर दिमाग में लगा रहे तुरंत कि यार हाँ ये वाला होना चाहिए। खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला आपने बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें से इसका राइट ऑप्शन एक बार हम चेक कर लेते हैं कि खाद्य जाल में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ओके, अरे भैया खाद्य जाल में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उत्पादक, उत्पादक प्रथम उपभोक्ता हैं, उत्पादक या उपभोक्ता, अपघटक, शिकारी। क्या करते हैं, क्या करते हैं भैया? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करते हैं? तो उत्पादक करते हैं, ठीक है। उत्पादक, और तुम्हें रासायनिक क्रिया भी याद होनी चाहिए इस चीज़ की, है भैया, रासायनिक क्रिया भी इस चीज़ की तुम्हें याद होनी चाहिए। तो उत्पादक, उत्पादक क्या होते हैं? वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए साहब एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन है हमारा पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन पेपर में पक्का फंसने वाला है। आंधी टले तूफान टले पर ये वाला क्वेश्चन ना टले भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप देख के अंदाजा लगा लो कि सर इसका ऑप्शन ये वाला होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने बड़े डिफिकल्ट होते हैं। जो पढ़ रखा होता है, जिसने पढ़ रखा होता है वही ऐसे क्वेश्चन का आंसर देकर आता है। अब क्या है कि पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? अब भैया चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। यार ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता की खोज करी, लेकिन बहुत कम। अगर आप फर्स्ट बुक उठा के देखोगे तो वहाँ भी ग्रेगर जॉन मेंडल का बड़ा कम नाम आता है, और मेरे ख्याल से फर्स्ट पेपर में भी कोई क्वेश्चन उसने ऐसा दिया नहीं है यार कि जिसका ऑप्शन ग्रेगर जॉन मेंडल हो। आप ना माने तो मिला के देखना, बहुत कम क्वेश्चन, क्योंकि ये 12th वाले रह गए, बहुत पीछे रह गए। ये चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जीन, और क्या लिखा हुआ है ये, बेपिटिस्ट, लेमार्क, या फिर मेरे पास क्या है, अर्नेस्ट हैकल। तो इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास अर्नेस्ट हैकल। ओके 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 ओके, इरेज हो गया थोड़ा सा, अरे इरेज हो गया थोड़ा सा भैया। तो ये राइट ऑप्शन है डी नंबर, अर्नेस्ट हैकल। कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन नंबर 7 हो गए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, घबराओ मत, ठीक है। कभी सोचा कि 50 क्वेश्चन कराऊंगा, 30 या 25 क्वेश्चन लेंगे बस, बहुत है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं। तो हो गए 7वां क्वेश्चन। अब देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिक वाष्प ओवरलैप शब्द का तात्पर्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ना मत मेरे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप। प्राकृतिक वाष्प ओवरलैप शब्द का तात्पर्य है किससे है, वो हम चेक कर लेते हैं। ए नंबर है प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा, यार थ्योरी बहुत है देखो इसमें। बी नंबर है पारस्परिक इंटरेक्शन, और सी नंबर है प्रजातियों की पारिस्थितिक भूमिका में समानता है। डी नंबर है कीस्टोन प्रजातियों की परस्पर क्रिया। बेटा क्या लग रहा है आपको इसका ऑप्शन? है भैया कुछ तो लग रहा होगा, हाँ यार दिमाग में कुछ तो फंस रहा होगा। प्राकृतिक वाष्प ओवरलैप, इसका मतलब पता है आप लोगों को? कैसे पता होगा? थ्योरी तो पढ़ी नहीं है तो कैसे पता होगा भाई? तो प्राकृतिक वाष्प ओवरलैप शब्द का तात्पर्य है प्रजातियों की पारिस्थितिक भूमिका में समानता, ठीक है। प्रजातियों की पारिस्थितिक भूमिका में समानता, ठीक से पढ़ो और दिमाग में फंसा लो इस क्वेश्चन का आंसर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक वाष्प ओवरलैप शब्द का तात्पर्य है किससे? प्रजातियों की पारिस्थितिक भूमिका में समानता से। ओके चलिए साहब आगे देखते हैं। पोषी स्तर संरचना, पोषी संरचना की अवधारणा का तात्पर्य है, यानी कि पोषी संरचना की अवधारणा का तात्पर्य है। ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, क्वेश्चन बहुत छोटा होगा, पर ऐसा होगा जो कभी आपने पढ़ा ना होगा। बस ना पढ़ा क्वेश्चन आ जाए पेपर में, उसे करना बहुत भारी पड़ जाता है बस। तो पोषी संरचना की अवधारणा का तात्पर्य है एक ग्रेडियंट के समय प्रजातियों का विवरण। बी नंबर है प्रजातियों की उनके आहार संबंधों के आधार पर व्यवस्था, और सी नंबर है ए और बी दोनों, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन मेरे पास बी है, प्रजातियों की उनके आहार संबंधों के आधार पर व्यवस्था, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा? बी पर आप टिक लगाओ। चलिए साहब आगे देखते हैं। बीटा विविधता की अवधारणा का तात्पर्य है अल्फा विविधता भी होती है और बीटा विविधता भी होती है। थ्योरी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो बीटा विविधता की अवधारणा का तात्पर्य है किससे? एक ही जैव समुदाय के भीतर विविधता से, या फिर विभिन्न समुदाय में विविधता से, या फिर एक प्रजाति के भीतर विविधता से, और डी नंबर है एक जीन्स के भीतर, ठीक है, विविधता से। ये विविधता लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक बार और पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्या? बीटा विविधता, बीटा
विविधता की अवधारणा का तात्पर्य है एक ही जैव समुदाय के भीतर विविधता, विभिन्न समुदाय में विविधता। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा? बी नंबर है, विभिन्न समुदाय में विविधता। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ाता हूं मैं। क्वेश्चन 11 है अल्फा विविधता की अवधारणा का तात्पर्य है। तो बेटा बीटा का विभिन्न समुदायों में विविधता, तो फिर अल्फा का क्या होगा वो भी हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि भैया इसका ऑप्शन है एक ही जैव समुदाय के भीतर जैव विविधता, विभिन्न समुदायों में विविधता। ठीक है, विभिन्नता दे रखा, चलो विविधता कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही प्रजाति के भीतर विविधता, एक जीन्स के भीतर विविधता। तो क्या लग रहा है इसको? इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास ए नंबर, एक ही जैव समुदाय के भीतर विविधता। चलिए साहब आगे देखते हैं। किसी प्रजाति के जीवों की संख्या को दर्शाता है। अगर एक प्रजाति है, उस प्रजाति में बहुत सारे जीव हैं, तो उनकी संख्या को क्या दर्शाता है, मतलब उनकी संख्या को कौन सी चीज दर्शाती है वो बताएं जरा आप पहले जल्दी फास्टली। तो जरा किसी प्रजाति के जीवों की संख्या को दर्शाता, प्रजाति समृद्धि, प्रजाति बहुतायत, प्रजाति समता और सामुदायिक प्रभुत्व। क्या लग रहा है आपको इसका राइट ऑप्शन? सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि प्रजाति समता, प्रजाति समता। ठीक है, किसी यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी प्रजाति के जीवों की संख्या को दर्शाता है। कौन? प्रजाति समता। चलिए आगे देखते हैं। इकोटोन क्षेत्र प्रजातियों की बढ़ती संख्या और घनत्व को कहा जाता है। ठीक है, इकोटोन क्षेत्र प्रजातियों की बढ़ती संख्या और घनत्व को कहा जाता है। किनारा प्रभाव यानी कि एज इफेक्ट, सहानुभूति प्रजाति, प्रभुत्व और प्रचुरता। तो इसका राइट ऑप्शन पता आपको क्या लग रहा होगा? यह वाला प्रचुरता लग रहा है ना? बताओ, अगर नहीं लग रहा तो मुझे बताओ कि आपको यही क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको ये वाला लग रहा है प्रचुरता, लेकिन होता नहीं है, होता नहीं है। क्या है मेरे पास? क्या है मेरे पास? घनत्व को कहा जाता है किनारा प्रभाव। ठीक है बेटा, इसको बोला जाता है किनारा प्रभाव। राइट ऑप्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें से 7-8 क्वेश्चन ही फंस गए तो तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो उसमें 60 क्वेश्चन करने हैं। यूनिट 8 है, कितने हो गए तुम्हारे पास? 8 7 56, 8 8 64, यानी कि 8 क्वेश्चन के हिसाब से आएगा। और अगर इस यूनिट से 6 से 7 या 8 क्वेश्चन फंस गए तो बहुत बढ़िया हिसाब रहेगा आपका, है नहीं है? चलो साहब देखते हैं। किनारा प्रभाव हो गया। जैव विविधता संवर्धन किसके कारण होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैव विविधता संवर्धन किसके कारण होता है? अनुकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां, आनुवांशिक बहाव और लिंकेज। किसके द्वारा होता है? जरा देखो क्वेश्चन में, जैव विविधता संवर्धन किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है मेरे पास अनुकूल परिस्थितियां, ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियां, और सी नंबर है आनुवांशिक बहाव एंड डी नंबर है लिंकेज। तो इज ए राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा है? प्रतिकूल परिस्थितियां। ठीक है, राइट ऑप्शन प्रतिकूल परिस्थितियां। कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास? 14 क्वेश्चन हो गए। चलिए साहब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं अभी। ठीक है, तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखते हैं फिर। चलिए साहब 14 क्वेश्चन हो गए, अब 15वां क्वेश्चन और देख लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चन ही जी, बस पढ़ने का टाइम होना चाहिए आपके पास, पढ़ते रहो रेगुलर, कुछ मत छोड़ो। ठीक है, तो प्रतिगामी अनुक्रमण का उदाहरण है, क्या लग रहा है आपको भैया? प्रतिगामी अनुक्रमण का उदाहरण है, क्या है उदाहरण? लियानस, चपराल, सवाना, रेगिस्तान। बताओ बेटे जरा क्या एग्जाम्पल है इसका? प्रतिगामी अनुक्रमण का क्या एग्जाम्पल लग रहा है आपको भाई कि प्रतिगामी अनुक्रमण का ये एग्जाम्पल होना चाहिए है भैया? तो राइट ऑप्शन है मेरे पास सवाना। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 मेरे पास है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखना जरा ध्यान से, ये पेपरों में आते हैं क्वेश्चन। मधुमक्खी तथा फूल के बीच का संबंध एक उदाहरण है। मधुमक्खी और फूल के बीच का संबंध एक उदाहरण है, क्या उदाहरण है? सहभोजिता, पारस्परिकता, परजीविता, शिकार का। तो भैया मधुमक्खी फूल का शिकार करता है, फूल को खाता है? नहीं करता ना। तो ये किस चीज का संबंध है? ऐसी कौन सी चीज है इन चारों ऑप्शन में से, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट होगा? तो वो है हमारा पारस्परिकता। ठीक है, बी नंबर। याद कर लो ठीक से कि मधुमक्खी तथा फूल के बीच का संबंध एक उदाहरण है पारस्परिकता का। ठीक है, डरना मत, घबराना मत। चलिए साहब, एक शेर के लिए जेबरा उदाहरण है। शेर आया, झपटा, शिकार किया, खा गया, है ऐसे तो होता है। तो एक शेर के लिए जेबरा उदाहरण है, किस चीज का है? अरे बहुत सारी वीडियो आप देखते होगे इंस्टा वगैरह पे, यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो जो आती हैं। तो भैया पारस्परिकता का, परजीविता का, सहभोजिता का। ठीक है, तो एक शिकार होने वाला है और एक शिकारी है।
एक भक्षी है तो एक भक्षक है, तो क्या है मेरे पास, शिकार का है। ठीक है, एक शेर के लिए जेबरा उदाहरण है शिकार का। ठीक है, शेर जो है भैया वो हमेशा क्या करता है, जेबरा का शिकार करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस प्रकार की नकल में एक हानि रहित प्रजाति किसी हानिकारक या जहरीली प्रजाति की नकल करती है? मुरेरियन मिमिक्री, बेटिशियन मिमिक्री, और मेरे पास है इनवेसिव मिमिक्री, और डी नंबर है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए ना तो ये मत सोचना कि यार उपर्युक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं लगाना। ठीक है, सोच समझ के, याद हो तो टिक लगा दो, ना याद हो तो उपर्युक्त ठोक दो। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, डी नंबर है, यानी कि ये बी नंबर इसका राइट ऑप्शन है, बेटिशियन मिमिक्री। ठीक है, बेटिशियन मिमिक्री। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आ गया मेरे पास, और क्वेश्चन नंबर 19 में है पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा नहीं है? ऑटो इकोलॉजी, ये देखना पेपर में आगा आपका, एक क्वेश्चन फिक्स हो गया, ये पेपर में आगा तो कोई रोक नहीं सकता। सिन इकोलॉजी, समष्टि पारिस्थितिकी और बायोग्राफी। तो क्या लग रहा है बेटा, कौन सा राइट ऑप्शन लग रहा है इसको? तो भैया इसका राइट ऑप्शन डी नंबर है, बायोग्राफी। ठीक है, ठीक से याद कर लो, बायोग्राफी इज ए राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। ऑटो इकोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। ऑटो इकोलॉजी क्या है? पारिस्थितिकी एक शाखा है। अब उसमें आप किस चीज़ का अध्ययन करते हो वो आपको बताना है। तो ऑटो इकोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है प्रजातियों के बीच इंटरेक्शन से, एक जैव समुदाय के इंटरेक्शन से, एक ही प्रजाति के जीव से, और पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता से। तो सबको एक ही ऑप्शन आपको सबको सही लग रहा होगा, ना माने आप चेक कर लेना, पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता। अच्छा, ये ऑप्शन आपके दिमाग में आ रहा था, नहीं आ रहा था, लेकिन इसका राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा होता है? ए नंबर होता है, एक ही प्रजाति के जीव, एक ही प्रजाति के जीव इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आ गया, पृथ्वी पर जलवायु का मुख्य चालक क्या है? वायुमंडलीय दाब, सौर विकिरण, या फिर मेरे पास हवा का पैटर्न, या महासागरीय धाराएं। तो क्या ऑप्शन लग रहा है भाई इसको? मुझे नहीं पता, आप खुद से देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो और ऑप्शन देखो क्या क्या है। वायुमंडलीय दाब, सौर विकिरण, हवा का पैटर्न, महासागरीय धाराएं। तो पृथ्वी पर जलवायु का मुख्य चालक क्या है? तो भैया एक ही ऑप्शन है मेरे पास, बी नंबर इज राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो बी नंबर क्या राइट ऑप्शन है? सौर विकिरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किसकी सांद्रता से प्रभावित होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण मानते हो ना आप, क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? क्या होता है? सब पढ़ रखा है आपने, ये तो क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और किसकी सांद्रता ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करती है। तो वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। बेझिझक राइट ऑप्शन लगा क्या हो। कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास? 22 क्वेश्चन। चलो 4 या 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद यूनिट खत्म करते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 23 में देख लेते हैं फास्टली। तो क्वेश्चन नंबर 23 में थोड़ा ध्यान देना, कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन परत के लिए जानी जाती है? तो क्षोभ मंडल जो होता है वो 10 किलोमीटर तक होता है और समताप मंडल 20 किलोमीटर तक का होता है। तो सिंपल सी बात है, ओजोन परत जो होती है पृथ्वी सतह से 20 या 21 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तुम क्वेश्चन का जो आंसर है वो लगा सकते हो कि कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन परत के लिए जानी जाती है। तो समताप मंडल जो होता है ना वो ओजोन परत के लिए जाना जाता है। ठीक है, हो जाएगा ना कवर। एडेफिक कारकों का संबंध होता है। एडेफिक कारक होते हैं जिनका संबंध किस चीज़ से होता है? मिट्टी से होता है, आर्द्रता से होता है, तापमान से होता है, कोई नहीं। बताओ ज़रा। अच्छा बेटा मुझे ज़रा ये बताओ, जो ये तुम ह्यूमिडिटी देख रहे हो ना, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, ये क्या चीज़ होती है और किस मौसम में सबसे ज़्यादा होती है? देखो, अगर बरसात हो रही हो, यानी कि बरसात का मौसम है, 4-5 दिनों से धूप नहीं निकली है, तो भी आपके कपड़े सूखेंगे। अगर मौसम सर्दियों का है तो भी कपड़े आपके सूखेंगे, लेकिन देर से सूखेंगे। गर्मियों का है तो फास्ट कपड़े सूखेंगे। रीज़न ह्यूमिडिटी। रीज़न क्या होता है? ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। अब कैसे, वो आप खुद पढ़ो, खुद देखो। तो एडेफिक कारकों का संबंध किस चीज़ से? मिट्टी से है, आर्द्रता से है, तापमान से है, या इनमें से किसी से नहीं है? तो भैया एडेफिक कारकों का संबंध किससे होता है? मिट्टी से होता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 में मेरे पास आ गया, किस मिट्टी के कण आकार में सबसे छोटे कण होते हैं? बालू, गाद, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी। क्या लग रहा है आपको? ए भैया क्या लग रहा है? क्या ऑप्शन इसका होना चाहिए? ए भैया इसका ऑप्शन राइट क्या होना चाहिए? अरे सर हमें ना पता क्या होना चाहिए। चिकनी मिट्टी।
तभी तो बोला जाता है चिकनी मिट्टी, क्योंकि कण इतने बारीक बारीक होते हैं तो वो चिकना बन जाता, मतलब चिकनी बन जाता है नहीं। तो किस मिट्टी के कण आकार में सबसे छोटे कण होते हैं? चिकनी मिट्टी के। तो किस मिट्टी में जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें दर यानी कि जल को धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है? वो होती है हमारी बालू। ठीक है, बालू मिट्टी जो होती है, देखिए कभी आपने? अरे भैया वहाँ पे खेती बाड़ी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पानी की ज़रूरत बहुत पड़ती है, यानी कि जल को रोकने की क्षमता उसके पास बहुत कम होती है, और कण होते हैं बिल्कुल बिखरे बिखरे। चलो मिट्टी बहुत देखी, क्या बताऊँ मैं आपको। कितने क्वेश्चन हो गए? 26 क्वेश्चन हो गई है। ये क्वेश्चन देख लो, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अपने मॉडल से पढ़ लो, आप अपनी बुक से पढ़ लो। अजय जहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले छोड़ो मत, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे सकता है। ठीक है, चलिए साहब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।